हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के प्राइस डिटर्मिनेशन में डिमांड एंड कॉस्ट कर्व। डिमांड और कॉस्ट कर्व कैसे बनाई जाती है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपकी डिमांड एंड कॉस्ट कर्व बनने वाली है। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कि मोनोपोली में हम लोग डिमांड और कॉस्ट कर्व्स को बनाते हैं, बिल्कुल ही सेम इसमें बनने वाली है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है वो आगे चलकर आपको पता लगेगा कि इसमें डिफरेंस क्या पाया जाता है, कि कैसे हम लोग मोनोपोली को, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कर्व्स को एक दूसरे से अलग अलग रखते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, प्राइस अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को भी हम लोग कैसे डिटर्मिन करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई से ही डिटर्मिन किया जाता है। इसका भी इक्विलिब्रियम ऐसे ही ढूंढा जाता है। लेकिन बस इसमें ये हो जाता है, रेवेन्यू और कॉस्ट कर्व्स को लेकर चलना है हमें। इट इज़ रेलिवेंट टू स्टडी द नेचर ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट कर्व्स ऑफ अ फर्म। इसीलिए जो हम आगे बढ़कर इसके डिमांड एंड सप्लाई को डिटर्मिन करने जा रहे हैं, उससे पहले जो ये रेलिवेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि इसके आपको पता हो कि आप लोग इसमें डिमांड कर्व और कॉस्ट कर्व कैसे बनाने वाले हो। ये तो बेस है ना एक चैप्टर का, कि कैसे आप लोग कर्व्स को बनाने वाले हो। तो ये हम यहाँ पर पता करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व कैसे बनने वाली है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के कारण आपकी जो डिमांड कर्व बनने वाली है, डिमांड कर्व क्या है? एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्योंकि एवरेज रेवेन्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस कहा जाता है। तो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप क्या होता था? डिमांड कर्व बनती थी। इसी वजह से जो डिमांड कर्व इसमें बनेगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ये क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी वही सेम प्रोसेस चलता है जैसे मोनोपोली में होता था। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन भी इसका एक कारण है। लेकिन क्या होता है? प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में, जिस वजह से डिमांड कर्व क्या बनेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। तो वैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व बनेगी वो भी आपकी क्या बनेगी? फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगी, क्योंकि वो डिपेंड करती है आपकी एवरेज रेवेन्यू पे, टोटल रेवेन्यू पे। तो इसी वजह से हम लोग इन दोनों कर्व्स को क्या बनाने वाले हैं? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाने वाले हैं। आगे डिस्कस करते हैं। हाउएवर, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर इलास्टिक देन अंडर मोनोपोली। अब मोनोपोली की अगर बात की जाए, मोनोपोली में हम लोग डिमांड कर्व को कैसे बनाते थे? इन थोड़ा सा कम इलास्टिक बनाते, मतलब वो स्टीपर बनती थी। ये थोड़ा साथ में आपको लगाना है। क्या बनती थी? अच्छी स्टीपर बनती थी, खड़ी खड़ी बनती थी। लेकिन इसमें जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो कैसे बनेंगे? थोड़ी इलास्टिक बनेंगे। इसके पीछे पहले रीज़न सुन लीजिएगा। मोनोपोली में क्या आपने एक प्रोसेस किया था, मोनोपोली के फीचर्स में क्या किया था जब हम मोनोपोली को पढ़ रहे थे? उसमें आपने क्या था? वन सेलर एंड नंबर ऑफ बायर्स। क्या फीचर था सबसे इम्पॉर्टेंट इसका? कि एक ही सेलर मिलता है जिसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, और नंबर ऑफ बायर्स आपके सारे के सारे ज़्यादा रहते हैं। मोनोपोली में इस कंडीशन की वजह से जो आपकी डिमांड कर्व बनती थी वो थोड़ी कम इलास्टिक बनती थी, क्योंकि वहाँ पर एक कंज्यूमर को कोई और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते थे। वो फ़ायदे में नहीं रहता है कंज्यूमर मोनोपोली की कंडीशन में। वहाँ पर कौन फ़ायदे में रहता है? सेलर रहता है। जिस वजह से वो अगर प्राइस को बढ़ा भी दे तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सेलर को कोई उसका लॉस नहीं होने वाला है। लेकिन बायर को क्या होता है? ज़्यादा प्राइस पे भी उस चीज़ को ख़रीदना पड़ जाता है, जिस वजह से उसके पास ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। तो कंज्यूमर वहाँ पे खुश नहीं होता है उतना प्राइस चार्ज करके, मतलब उतना प्राइस देकर। सेलर वहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है? संतुष्ट होता है। उसको अपना पूरा का पूरा जो प्राइस है, टोटल आउटपुट जो भी उसने प्रोड्यूस किया, सारी के सारी बिक भी जाती है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या होती है कंडीशन? मोनोपोलिस्टिक के फीचर्स में भी हमने क्या पढ़ा था कि आपके नंबर ऑफ बायर्स तो बहुत सारे हैं, जो कि मोनोपोली में भी हमने देखा था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में आपके नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत सारे हैं। वहाँ पर एक सेलर की बात की गई थी ना, इसमें बहुत सारे सेलर्स हैं। लेकिन बस वो एक फीचर क्या है कि प्रोडक्ट है जो आपका वो डिफरेंट है,
डिफरेंट मतलब ये कि डिफ्रेंसिएशन है प्रोडक्ट में, है तो वो सॉप, जैसे सॉप की अलग अलग आगे क्या आ गई, वैरायटीज़ आ गई। तो अगर कोई एक पर्सन अपनी सॉप का प्राइस बढ़ा दे, जैसे लक्स का प्राइस बढ़ गया फॉर एग्जांपल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे उस प्राइस पे, तो हमारे पास और बाकी सारे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो वो सॉप ही कोई और ख़रीद लेंगे जो आपको थोड़ा उससे ज़्यादा थोड़ा सा पसंद हो। जैसे कोई भी हो गया, लिरिल हो गया, हमाम हो गया, कोई भी जो भी आपको वैरायटी सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में वो ले सकते हो। जिसका मतलब ये कि यहाँ पर इलास्टिक है आपकी डिमांड। कंज्यूमर को अगर प्राइस लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है, वो किसी और से चीज़ को खरीद सकता है। यहाँ पर कंज्यूमर अपना फ़ायदा देखेगा, जिस वजह से डिमांड कर्व इसमें इलास्टिक बनती है, लचक होती है आपकी डिमांड में। प्राइस घटने या बढ़ने से आपकी डिमांड कम या बढ़ सकती है। दैट्स वाई यहाँ पर ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। इट इज़ बिकॉज इफ़ प्रोड्यूसर रेज द प्राइस, अगर कोई प्रोड्यूसर अपना प्राइस को क्या करे, बढ़ा लेगा, कंज्यूमर उसे चीज़ खरीदना बंद कर देगा, और अब वही चीज़ क्या है, मतलब वही जो आपका डिफ्रेंसिएशन प्रोडक्ट है, सब्सटीट्यूट कोई ना कोई उसको अवेलेबल होता है, वो किसी और से जाके दूसरा कोई प्रोडक्ट खरीद लेगा। सो अगर वैसे ही कॉन्ट्रेरी में देखा जाए, अगर वो लो कर देता है प्राइस को, तो क्या होगा, कंज्यूमर उससे ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ खरीदना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ पर प्राइस इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा करता है कंज्यूमर की डिमांड को, जिस वजह से आपकी डिमांड का क्या बनने वाली है, इलास्टिक बनने वाली है। अब मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि कैसे ये बनने वाली है। एक मिनट। एक्स एक्सिस पे आपको क्या लेना है, आउटपुट को लेना है, और वाई एक्सिस पे आपको रेवेन्यू लेना है। रेवेन्यू अकेला, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट रेवेन्यू कर्व की बनाने जा रहे हैं। इलास्टिसिटी शो करवानी है तो ये आपकी ज़्यादा क्या बनेगी, फ्लैटर बनेगी। ये आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व होगी, इसके नीचे आपकी क्या आ जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये ज़्यादा क्या बनी है, इलास्टिक बनी है। मोनोपोली में थोड़ी सी स्टीपर होती है, जो मैंने आपको पहले बनाकर दिखाई है। तो ये आपकी बनने वाली है डिमांड कर्व, मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना। मोनोपोली की थोड़ी स्टीपर बनानी है, मोनोप्लिस्टिक आ जाए तो फ्लैटर बनानी है, मतलब थोड़ी इलास्टिक बनानी है। अगर थोड़ा सा भी इसमें डिफरेंस आ गया या गलत होगी, आपने इसको स्टीपर बना दिया, तो आपकी सारी की सारी कर्व गलत हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट कर्व की। ये तो हो गई आपकी डिमांड कर्व। कॉस्ट कर्व कैसे बनने वाली है, एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये सारी की सारी यू शेप बनने वाली है, जिसमें जैसे कि हम उसमें बनाते हैं, सारी की सारी मोनोपोली में बनाई जाती है, बिल्कुल वैसे बनने वाली है। स्पेशल फीचर इसमें क्या होने वाला है, सेलिंग कॉस्ट वाला। आपकी बता देती हूँ, ये है एवरेज कॉस्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसके नीचे होती है, मार्जिनल कॉस्ट इसको लोअर पॉइंट से कट करके जाती है। तो ये सेम टू सेम वैसे ही बनने वाली है। स्पेशल जो फीचर होता है इसका वो होता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मैंने मतलब आपको बहुत बार बताया है। ये क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा आता है, प्रमोशन करने पे प्रोडक्ट को जो खर्चा आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। तो ये इसका मेन फीचर होता है, दीज कॉस्ट इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन। चैम्बरलिन हमने पढ़ा था ना, जॉन रॉबिन्सन और चैम्बरलिन ने, ये कंसेप्ट का क्रेडिट उनको जाता है। तो चैम्बरलिन क्या कहता है, सेलिंग कॉस्ट का आपकी यू शेप बनेगी। आगे सारा इसको डिस्कस करेंगे हम लोग धीरे धीरे। ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, इस वजह से सप्लाई कॉस्ट इंडस्ट्री की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं बनाई जाती है। तो कोई भी सप्लाई कर्व यहाँ पे नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि अलग अलग हर एक जो फर्म है, इंडस्ट्री, उसकी सप्लाई क्या है, अलग अलग है। अपने प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन है ना प्रोडक्ट में, तो हर की सप्लाई जो पीछे से होने वाली है वो इसलिए बनाई ही नहीं जाती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है डिमांड पे, उनकी मार्केट सिचुएशंस कैसी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। तो सप्लाई का यहाँ पर नहीं बनेगी इंडस्ट्री की अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ड्यू टू प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। तो ये आपका हो गया है कि डिमांड कर्व कैसे बनानी है और कॉस्ट कर्व, क्योंकि इसी से ही आपका बेस क्लियर हो धीरे धीरे होगा कि कैसे ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम लोग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन की बात करेंगे। तो
आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।